जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं नंदवंश। नंदवंश का जो समय है वो है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंदवंश मगध महाजनपद का एक प्रमुख वंश था। इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। नंदवंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन ने नंदवंश की स्थापना की थी। पुराण में अर्थात पुराण उसे एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न मानता है। पुराण उसे एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न मानता है। अब हम देखते हैं महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार हैं। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार हैं, नीचे कॉलम में दिया गया है। कुल 9 नाम है। उग्रसेन, महानंदिन, भूतपाल, दस सिद्धक, पांडुक, राष्ट्रपाल, कैवर्त, पांडुगति, गोविषाणक, घनानंद। उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है। पुराणों में उग्रसेन को महापद्म कहा गया है और शेष 8 उसी के पुत्र थे। शेष 8 उसके पुत्र हैं और उग्रसेन को महापद्म कहा गया है। उसके बाद आता है महापद्मनंद। महापद्मनंद का जो शासनकाल है वो है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनंद ने स्वयं को एक राट कहा है। महापद्मनंद ने स्वयं को एक राट कहा है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ध्यान देना, महापद्मनंद संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने स्वयं को एक राट कहा। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की। महापद्मनंद ने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर खुदवाई जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया। जैन प्रतिमा अर्थात जैन मूर्ति। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। व्याकरणाचार्य जो पाणिनि है, पाणिनि वही जो जिन्होंने माहेश्वर सूत्र लिखा है, वे जो है महापद्मनंद के मित्र थे। यह निस्संदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक था। महापद्मनंद उत्तर भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक की उपाधि प्रदान की गई है। अब हम देखेंगे धनानंद को। धनानंद महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ध्यान देना, महापद्मनंद का पुत्र था धनानंद। ये 8वें पुत्र में एक पुत्र था धनानंद और धनानंद सिकंदर का समकालीन था। उसी समय सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। सिकंदर भी विश्व विजय के लिए निकला था। ग्रीक अर्थात यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा जाता है। यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह नंदवंश का अंतिम सम्राट था। धनानंद नंदवंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। जनता इससे नाराज थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त ने यह जनता का सहयोग पाया और यह लाभ उठाते हुए धनानंद पर आक्रमण कर दिया और चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। जो नंद शासक थे वो जैन मत को मानने वाले थे। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष, वररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे।
नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना अर्थात मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। अब हम देखते हैं मगध की सफलता के कारण, मगध महाजनपद की सफलता के कारण क्या थे। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी। लौह युग में मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत ही उपयुक्त थी, बहुत ही उपयोगी थी, कृषि योग्य थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थी। क्योंकि जो लोहे का भंडार था, जो खाद्यान्न था, वो राजगीर से ज़्यादा दूर नहीं था। समृद्ध लौह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासकों ने अपनी सेना के लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कराने में सफल हुए। लोहे की सुविधा से अर्थात खनिजों के भंडार से मगध शासक अपनी सेना को प्रभावशाली हथियार तैयार करवाएं। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था। जो राजगीर था वो 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह दुर्भेद्य था, उसे कोई भेद नहीं सकता था। वहीं दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। वहीं दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वे गंगा, गंडक और सोन नदियों से घिरी हुई थी। यह भी दुर्भेद्य था, नदी को पार करके दुश्मन को आने में बहुत कठिनाई होती थी। तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद्य थी। यह पाटलिपुत्र भी चारों ओर से नदियों से घिरी हुई थी। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक जल दुर्ग था, अर्थात पाटलिपुत्र चारों तरफ से जलों से अर्थात नदियों से घिरा हुआ था। अगर कहा जाए तो ये जो नदियां हैं ये पाटलिपुत्र के लिए जल दुर्ग का काम कर रही थी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान में धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया था। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान अर्थात विकास में धातु के बने सिक्कों का लाभ उठाया। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे। उस समय के लोग घोड़े और रथ से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंद की सेना में 6,000 हाथी थे। तो नंदवंश का ये जो वीडियो है ये समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।